आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी एपरेटस के बारे में कि सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है वो कैसे दिखाई देती है, किन भागों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सन 1898 में, ठीक है, सबसे पहले सन 1898 में, ठीक है, सबसे पहले जो है 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी का अध्ययन जो है एनिमल सेल में किया था। इन्होंने गोल्जी बॉडी का जो अध्ययन है सबसे पहले एनिमल सेल में किया था। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो गोल्जी बॉडी जो होता है बैक्टीरिया को छोड़कर प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। इनकी लंबाई मैक्सिमम जो होती है 1 से लेकर 3 म्यू और लेंथ की अगर बात करें ऊंचाई की तो वो होती है 0.5 से 5 म्यू, ठीक है। तो ये होगी इसकी लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो ये जो होती है गोल्जी बॉडी, अगर हम इसका डायग्राम देखें, अगर हम गोल्जी बॉडी का डायग्राम देखते हैं तो गोल्जी बॉडी जो होती है बहुत समानांतर चपटी कलायुक्त थैलेनुमा सिस्टर्नी और नलिका जैसी संरचना और वेसिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। अगर सिस्टर्नी की चारों ओर देखें तो वेसिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इसमें, जिनसे जो होता है एक पदार्थ इसमें भरा हुआ होता है। गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम्स, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम्स भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में डिक्टियोसोम में सिस्टर्नी की संख्या जो होती है 2 से 7 तक होती है, जो एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर प्रेजेंट होती है और ये मल्टी सेलुलर होती है। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार के वेसिकल्स पाए जाते हैं, एक तो स्मूथ तो मतलब कि चिकने और दूसरे जो होते हैं रफ मतलब कि खुरदुरे प्रकार की, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले गोल्जी बॉडी की संरचना। तो सबसे पहले हमने जैसे कि कहा, सबसे पहले इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की सन 1898 में। उसके बाद ये जो गोल्जी बॉडी होती है सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल मतलब कि जिसमें केंद्रक पाया जाता है उन सब में ये पाई जाती है, किंतु अकेंद्रकीय सेल में भी कहीं कहीं एब्सेंट होती है। अगर हम देखें तो ये इनमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के रूप होते हैं, जैसे स्थानीय रूप अगर हम देखें और दूसरा जो होता है विभादित रूप। अगर हम बात कर रहे हैं मार्फोलॉजी की तो इनका हमने देखा कि सेल में आकार जो होता है गोल्जी बॉडी के आकार अलग अलग शेप होते हैं, मतलब कि अगर अलग अलग देखी तो हमने इसका साइज़ देखा, नंबर देखे और लोकेशन देखी। तो हम अब इसके मतलब इसकी संरचना को देखते हैं। तो सबसे पहले गोल्जी झिल्ली बॉडी जो होती है ये 3 झिल्ली युक्त संरचना के द्वारा बनी हुई होती है। सबसे पहली संरचना जो होगी वो क्या कहलाएगी, सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स और तीसरा भाग जो होता है वॉक्यूल्स होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है सबसे ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है वो वॉक्यूल्स होता है। सबसे पहले हम सिस्टर्नी की बात कर सकते हैं कि ये संरचना कैसे होती है। ये जो होती है सिस्टर्नी जैसी संरचना जो होती है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, सिस्टर्नी कहलाती है। मतलब कि जो ये चपटी समानांतर क्रम में हमें जो लंबी नलिकाएं दिखाई दे रही है वो गोल्जी की क्रियात्मक इकाई कहलाती है और इसकी प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो होती है 7 एंगस्ट्रॉन होगी और एक सिस्टर्नी की 2 झिल्लियों के बीच मैक्सिमम जो होता है 1.50 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं 2 सिस्टर्नी के बीच में तो 200 से 300 एंगस्ट्रॉन का अवकाश हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इंटर सिस्टर्नी, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर सिस्टर्नी कहलाता है, जिसमें पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम ये जो पदार्थ होता है वो सिस्टर्नी को एक साथ बांधे रखने का काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टर्नी वाला भाग। तो ये कैसी होती है सिस्टर्नी, ये जो होती है ये लंबी संरचना होती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं वेसिकल्स। आपको यहाँ गोल गोल जो संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेसिकल्स कहलाती है। अगर वेसिकल्स देखें तो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी की परिधि पर प्रेजेंट छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं वेसिकल्स, और इनका निर्माण जो होता है सिस्टर्नी नलिकाओं की मुकुलन के द्वारा होता है। ये 2 प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ प्रकार की। हम तीसरा भाग देखें तो वो वॉक्यूल्स कहलाता है। ऊपर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, वॉक्यूल्स। तो ये सिस्टर्नी के सिरों पर प्रेजेंट होती है, थैले के समान संरचना होती है। यहाँ जो हमें थैले के समान जो संरचना दिखाई दे रही है
वो क्या होगी, वॉक्यूल्स होगी। ठीक है, इसका निर्माण जो होते हैं विभिन्न प्रकार की पुटिकाओं के द्वारा जुड़ने से या सिस्टर्नी के फूलने से होता है। तो ये इसके 3 भाग होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वॉक्यूल्स। ये तीनों के द्वारा किसका निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी का। अब हम इसका रासायनिक संगठन देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम प्रोटीन जो होता है 60% होगा। प्रोटीन जो होगा मैक्सिमम इसमें कितना होता है, 60% होता है। इसके अलावा हम लिपिड की बात करें तो लिपिड इसमें मैक्सिमम जो होता है 40% होगा। इसके अलावा सेप्टिलिन, लिसिटिन, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब हमने इसके जो 3 भाग देखे, सिस्टर्नी मतलब जिसे हिंदी में चपटे कोश कहते हैं, इसके अलावा वेसिकल्स जिसे हिंदी में आशय कहा जाता है, और तीसरा वॉक्यूल्स जिसे हिंदी में धानिया या रिक्तिका धानिया कहा जाता है, नलिका या धानिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका रासायनिक संगठन देखा। तो गोल्जी बॉडी की जो कला होती है, वैसे तो हमने देखा कि केमिकल कंपोजिशन में कि ये मुख्यतः लिपिड की बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बराबर मात्रा इसमें हमने देखी। प्रोटीन देखें तो 60% और लिपिड 40%। इसके अलावा गोल्जी बॉडी की जो कला होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। बेकर के अनुसार देखें तो सबसे पहले तंत्रिका सेल जो होती है उसमें उपस्थित गोल्जी बॉडी में लेसिथिन और सेफिलिन देखा गया है। इसके अलावा केन ने लिम्निया की गोल्जी बॉडी में कैरोटिनॉइड की उपस्थिति बताई। गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एटीपी फेज, सीटीपी फेज, थाइमिन, पायरोफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये सारे एंजाइम यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम भी देखा गया है जो इसके विशिष्ट लक्षण पर डिपेंड होता है, और ये एंजाइम जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण की क्रिया के लिए प्रेरित इसे करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके कुछ कार्य। गोल्जी बॉडी के अगर हम कार्य देखें तो सबसे पहले इसका काम होता है, ये अनेक प्रकार के सेक्रेट जो स्रावी पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें जो वेसिकल्स होती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स को ये बनाता है जो प्लाज्मा झिल्ली के पास जाकर फटकर जो होते हैं बहुत सारे पदार्थ को बाहर से निकालने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये अनेक कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण भी करते हैं। इसके अलावा ये सेल वॉल का निर्माण के लिए सेक्रेट द्वारा करते हैं। इसमें उपस्थित बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान ही करते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है खास करके कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट्स के निर्माण में पार्टिसिपेट करती है। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का कार्य करती है। ये लिपिड्स के भी संग्रहण का कार्य इसमें देखा गया है। तो ये हमने कुछ इसके कार्य देखे। तो इस तरीके से हमने गोल्जी बॉडी की संरचना देखी। ठीक है, अगर हम इसका और एक डायग्राम देखें तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर की तरफ वेसिकल्स है, सिस्टर्नी लंबी लंबी नलिकाएं हमें यहाँ दिखाई दे रही है ना, और इसके अलावा वॉक्यूल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ मूली की जड़ में पाई जाने वाली कार्टिकल सेल में ये गोल्जी बॉडी की संरचना कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्जी बॉडी जो है कितने भागों से मिलकर बनी हुई होती है, 3 भागों से। ठीक है, सिस्टर्नी जिसे हिंदी में हम आशय कहते हैं, वेसिकल्स और वॉक्यूल्स, ये 3 भाग होते हैं। और सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, सबसे पहले गोल्जी बॉडी का अध्ययन किसने किया था, तो आपको लिखना है कि सन 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी का अध्ययन किया सबसे पहले। किसमें, एनिमल सेल में। उन्हीं के नाम के आधार पर इसे क्या कहा गया, गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया, क्योंकि उनका नाम कैमिलो गोल्जी था तो उन्हीं के नाम के सरनेम के बेस पे ही उसे गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया। तो ये गोल्जी बॉडी की संरचना हमने देखी। इसके अलावा गोल्जी बॉडी के कुछ और भी नाम हमने देखे, जैसे गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम्स, लिपोकॉन्ड्रिया या आइडियोसोम्स भी कहते हैं। तो ये कुछ इसके नाम हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी तक हमने सेल के बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेल वॉल के बाद हमने सेल के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस के बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो देखा। क्लोरोप्लास्ट के बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने आज गोल्जी बॉडी के बारे में देखा। अब गोल्जी बॉडी की तरह जो ये 3 भाग हमने जिसमें गोल्जी बॉडी में पढ़े, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वॉक्यूल्स,
उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, वो किस तरीके से बना होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।